हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कोई प्लेन सरफेस किसी लिक्विड में या फ्लूइड में सबमर्ज्ड है तो उस प्लेन सरफेस पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो मान लीजिए कि एक ये इस तरह का डैम है जिसका ये विड्थ W है, उसका डेप्थ फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कैपिटल H है और आपको फाइंड करना है कि ये इस डैम का जो ये वाला वॉल है ना, इस वॉल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप H डेप्थ नीचे जा करके वहाँ पर एक छोटे से विड्थ का, जिसका विड्थ DH है, देखिए यहाँ पे मैंने DH लिखा है, DH विड्थ का एक स्ट्रिप लीजिए और फाइंड करिए कि इस DH विड्थ का जो स्ट्रिप है इसके हर पॉइंट्स पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हर पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस H। आप चाहें तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो टोटल प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिप, किस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो स्ट्रिप मैंने लिया है ना, ये वाला, इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P0, ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो इंटू जी इंटू एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 हो गया और इस फ्लूइड या इस लिक्विड या इस वाटर के कारण कितना प्रेशर होगा, रो जी एच। तो ये जो DH विड्थ का स्ट्रिप है उस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे इतना प्रेशर है। हमें पता करना है कि फोर्स कितना होगा। तो इस छोटे से विड्थ के स्ट्रिप पे फोर्स कितना हो जाएगा, उसको मैं DF लिख दूं तो दिस फोर्स, दिस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू DA। DA क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका विड्थ है DH और इसका लेंथ कितना है, ये W के बराबर है। मान लीजिए कि ये जो डैम है यहाँ से यहाँ तक इसका डायमेंशन W है, तो ये जो छोटा सा शेडेड स्ट्रिप है ना, उसका एरिया कितना हो जाएगा, और वो प्लेन एरिया है, DH विड्थ लेंथ W, यानी कि एरिया हो जाएगा W इंटू DH। तो इस DA को हटा करके हम लोग W इंटू DH कर सकते हैं। तो DF फोर्स कितना हो गया, DF इसलिए क्योंकि ये फोर्स है ऑन दिस स्ट्रिप ऑफ विड्थ DH। तो DF हो जाएगा, P की जगह कर दीजिए P0 प्लस रो GH इंटू W DH। तो W रहेगा ही, DH रहेगा ही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप ऑफ विड्थ DH। अब इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप्स आप ले सकते हैं ऊपर से नीचे। जो इंटीग्रल कैलकुलस का जो फंडा होता है ना, छोटे से स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और ध्यान ये रखिए कि ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो सब एक ही डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस वॉल, अंदर की तरफ ऐसे लगाएगा, ठीक है। और सारे फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इनका मैं समेशन, इनका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि फोर्स है वेक्टर, लेकिन सारे वेक्टर्स अगर एक डायरेक्शन में हो तो आप उसका सिंपल अलजेब्राइक एडिशन कर सकते हैं। मैं बार बार ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊँगा, वहाँ पर मैं बताऊँगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। तो देखिए, अगर ये प्लेन सरफेस के बदले यहाँ पर कोई कर्व सरफेस होता, मान लीजिए कि इस तरह का कोई बल खाता हुआ कर्व सरफेस है, तो वहाँ पर आप इतनी आसानी से इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कर्व सरफेस पे जो फोर्स लगता हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, वो सारे के सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। क्योंकि फोर्स हमें पता है, हाइड्रोस्टैटिक्स की दुनिया में फोर्स जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये सरफेस कर्व्ड है, अगर ये एरिया कर्व्ड है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। फोर्स का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो ये सिंपल इंटीग्रेशन वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्लेन सरफेस लिया है। प्लेन सरफेस लिया है तो सारे के सारे फोर्सेज जो हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, उनका मैं सिंपल एडिशन, इंटीग्रेशन सब कुछ कर सकता हूं। तो टोटल फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। कहां से कहां करूंगा, H की वैल्यू अगर 0 है तो ये टॉप पे रहेगा, H की वैल्यू कैपिटल H हो जाएगी तो ये बॉटम पे आ जाएगा, यानी कि 0 से लेकर के कैपिटल H तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो टोटल फोर्स आ जाएगा, W इसमें कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा P0 इंटू H प्लस हो जाएगा रो
GH² और ये ब्रैकेट कर देते हैं इंटू W। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सबको। तो ये हो गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वॉल। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इसलिए जो डैम्स वगैरह होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उनका जो बेस होता है, देखिए ये बेस है ना, ये ज़्यादा मोटा है, क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स विथस्टैंड करना है, ज़्यादा फोर्स झेलना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और टोटल फोर्स हो गया ये। अब इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ और बताता हूँ कि इस फोर्स को फाइंड करने का एक दूसरा आसान, सुंदर, सुशील तरीका क्या है। आप इस फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, H कॉमन है तो H इंटू W कर दीजिए। H इंटू W क्या हो जाएगा? H इंटू W हो जाएगा एरिया ऑफ दिस वॉल, वही हो जाएगा ना। H डेप्थ हो गया, W उसकी विड्थ हो गई, तो H इंटू W को तो मैं सीधे एरिया A के बराबर लिख देता हूँ। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P0 प्लस रो GH/2 इंटू एरिया। तो इससे आपको अब ये पता चल रहा होगा कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर एट H/2 हाइट। देखिए P0 प्लस रो GH/2 इंटू एरिया है, एरिया तो समझ में आ गया, H इंटू W कर दिया तो एरिया हो गया। ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, अगर आप इस वॉल के H/2 यानी कि जो उसका सेंट्रॉयड है ना, जो मिडिल डेप्थ है, वहाँ पर चले जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH/2। यानी कि इस तरह का कोई भी प्लेन सरफेस हो, उसमें अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना हो तो एक तो तरीका होता है कि आप इतना लंबा सा करिए, इंटीग्रेशन वगैरह करिए, उससे भी आ जाएगा। लेकिन दूसरा बहुत ही फास्ट और हमेशा एप्लीकेबल होने वाला तरीका होता है प्लेन सरफेस में। ध्यान रखिए ये सब कुछ प्लेन सरफेस में हो रहा है, कि आप सीधे जाइए उसके सेंट्रॉयड पे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ध्यान रखिए मैं सेंटर ऑफ मास नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास अलग चीज़ होती है, सेंट्रॉयड अलग होता है। सेंट्रॉयड बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जिस तरह आप लोगों ने ट्राइंगल में देखा होगा ना कि एक ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रॉयड कहाँ हो जाता है, जहाँ पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो सेंट्रॉयड हो जाता है उसका ज्योमेट्रिकल मीन उस प्लेन एरिया का। सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास कब सेम हो जाता है, उस केस में सेम होगा कि मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल का डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जहाँ इसका सेंट्रॉयड होगा वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। लेकिन मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का डेंसिटी ऐसा है कि इधर वाला बहुत ही हेवी है, ठीक है, यहाँ पर सुपर हेवी आपने कर दिया है। तो अब देखिए क्या होगा, सेंट्रॉयड तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो वो कहीं बीच में होगा या जहाँ पर भी तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस साइड जहाँ पर मास ज़्यादा है। तो सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास में यही डिफरेंस है, दोनों सेम हो जाते हैं। किस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब सेम होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो सेंट्रॉयड कहीं और हो सकता है, सेंटर ऑफ मास कहीं और हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रॉयड की बात कर रहे हैं। सेंट्रॉयड का मतलब ये हुआ कि अगर H डेप्थ का ये वॉल है तो आप H/2 उसका जो मीन डेप्थ है ना, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर प्रेशर फाइंड करिए। लो भाई वहाँ पर प्रेशर इतना हो गया, उस प्रेशर को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो इसको आप एवरेज प्रेशर भी कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर एट सेंट्रॉयड, CO कर देते हैं, प्रेशर एट CO इंटू एरिया। तो नेट फोर्स किसी भी प्लेन सरफेस पे ऐसे फाइंड किया जाता है, प्रेशर एट सेंट्रॉयड इंटू एरिया। तो आपको इतना लंबा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक फंडा याद रखिए कि अगर आपको प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है तो आप उस सरफेस के सेंट्रॉयड पे उछल के चले जाइए और वहाँ पर पता करिए कि भाई प्रेशर कितना है, उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब अगला केस हम लोग स्टडी करेंगे कि एक प्लेन सरफेस ही है, रेक्टेंगुलर ही है, जिसका लेंथ ये मान लेते हैं कि A है और विड्थ जो है वो B है, और वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। यानी कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। क्रॉस सेक्शन कट करके सामने से देख रहा हूँ
तो जो विड्थ ऑफ दिस प्लेन सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है वो बी डायमेंशन का है और वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। क्या ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये क्या है, ये ब्लैक वाला है वो लिक्विड का फ्री सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, और ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे रखा है और ऐसा रखा है कि ये वाला एंगल जो है वर्टिकल से ये एंगल थीटा हो गया है। और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का डायमेंशन क्या है, इसका लेंथ ये वाला डायमेंशन ए है और विड्थ जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है वो बी है। अब आपको फाइंड करना है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें भी आप इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या वो सेंट्रॉइड वाला लगा सकते हैं, और एक तीसरा भी कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा। आप इस प्लेन सरफेस के L डिस्टेंस पे एक DL विड्थ का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए। उस L डिस्टेंस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा रो जी। यहाँ पे जो स्ट्रिप बन रहा है उस स्ट्रिप का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल डिस्टेंस तो ये हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा L cos थीटा। तो प्रेशर होता है रो जी एच। अब यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देता हूँ क्योंकि उससे कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, बस वो सिंपली कैलकुलेशन को और एक्सप्रेशन को लंबा बनाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है DH विड्थ का, उस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच, वेयर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा। क्योंकि देखिए थीटा ये वर्टिकल से एंगल है, ये लेंथ L है, तो वर्टिकल डेप्थ कितना हो गया फ्रॉम फ्री सरफेस L cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच की जगह लिख देता हूँ L cos थीटा। अब DF फोर्स ऑन दैट स्मॉल स्ट्रिप क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर है यानी कि रो जी L cos थीटा इंटू DL उस स्ट्रिप का विड्थ है, DL कर दीजिए, इंटू B कर दीजिए। B क्यों किया, क्योंकि उस स्ट्रिप का दूसरा डायमेंशन तो B है। तो ये हो गया DF यानी कि फोर्स ऑन दैट स्मॉल स्ट्रिप। टॉप पॉइंट से L डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप लिया है जिसका विड्थ है DL और उसका दूसरा डायमेंशन तो B के बराबर होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, DL इंटू B, ये हो गया एरिया, ये हो गया प्रेशर। प्रेशर ऑन ईच पॉइंट ऑफ दैट स्ट्रिप कितना है, रो जी L cos थीटा। तो प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स। और ध्यान रखिए जो भी फोर्स लगेगा वो सब के सब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना है। तो सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स सारा एक डायरेक्शन में है तो मैं उसके साथ इंटीग्रेशन समेशन सब कुछ कर सकता हूँ। फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना। आप ये देखिए कि सरफेस ये है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और इन सब फोर्स का देखिए मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है। मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ाया है, क्योंकि जैसे 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 आप नीचे जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो जितना भी फोर्स लग रहा है इस ब्राउन सरफेस पे रेक्टेंगुलर प्लेट पे सब के सब एक ही डायरेक्शन में है। तो सारे फोर्स को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, L की वैल्यू 0 से A वैरी करेगी तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल फोर्स, दिस F इज इक्वल टू रो जी cos थीटा भी रहेगा यहाँ पर तो रहने दो। और ये L DL क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन है 0 से A तो हो जाएगा A स्क्वायर बाई 2। ये cos थीटा भी रहेगा भाई, रहने दो cos थीटा, और ये B भी रहेगा। B क्या है, विड्थ। तो देखिए ये टोटल फोर्स हमने फाइंड कर लिया। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दें, इसके साथ कर देते हैं। तो देखिए मैनिपुलेशन करके क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो जी इंटू कर देते हैं A cos थीटा बाई 2, ये हो गया प्रेशर, इंटू कर दिया AB। तो देखिए मैंने मैनिपुलेशन करके क्या किया, टोटल फोर्स ऑन दिस ब्राउन रेक्टेंगुलर प्लेट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया AB क्या हो जाएगा, उस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया, एरिया हो गया। और ये क्या हो गया, रो जी इंटू A cos थीटा बाई 2। A cos थीटा बाई 2 किसका लोकेशन है, इस ब्राउन रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंट्रॉइड का डेप्थ है ना। देखिए ये अगर पूरा A डायमेंशन का है, A लेंथ का है तो A बाई 2 उसका सेंट्रॉइड का पोजीशन होगा। उस सेंट्रॉइड का डेप्थ कितना हो जाएगा, A बाई 2, और ये है थीटा तो उसका डेप्थ हो जाएगा ये चीज़, ये कितना हो जाएगा A बाई 2 cos थीटा। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि अगर कोई भी प्लेन सरफेस आपको दिया हो और आपको टोटल फोर्स फाइंड करना हो तो आप क्या करिए, आप उछल कर चले जाइए सेंट्रॉइड पे, ठीक है। सेंट्रॉइड पे चले जाइए, सेंट्रॉइड पे प्रेशर फाइंड करिए। सेंट्रॉइड पे प्रेशर ये होगा रो जी इंटू A cos थीटा बाई 2,
इनटू कर दीजिए एरिया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हो गया टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस ब्राउन प्लेट। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। और तीसरा तरीका देखिए इसमें क्या होगा। इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, सारे के सारे फोर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा इस पूरे प्लेट पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट होगा। तो इस फोर्स का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लूँ तो फिर मैं टोटल फोर्स भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस एफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर का रूट अंडर। ये तो सिंपल मैकेनिक्स से आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं वही मेथड लगाता हूँ कि ये जो टोटल फोर्स है ना, उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। और ये मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग कर्व्ड सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आपका ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो आप सिंपली इंटीग्रेशन डीएफ वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक डीएफ जो होगा वो इधर होगा, दूसरा डीएफ इधर होगा, तीसरा डीएफ इधर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन वो सब करना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब कर्व्ड सरफेस होगा तो आपको यही मेथड काम में आएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करिए, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करिए। तो हमें फाइंड करना है कि इस ब्राउन प्लेट पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया। अब इधर वाला लिक्विड तो इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर जो लिक्विड है वो ऐसे फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, है ना। इधर जो लिक्विड है वो तो इतना ही फोर्स लगाएगा। तो हमें पता करना है फोर्स, डायरेक्शन हमने मालूम कर लिया कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर है, तो हम कहीं से मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, मेरा काम बन जाएगा। तो आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, बात बराबर ही है। मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी दूसरा मेथड है ना, जो प्रोजेक्शन मेथड या जो टॉर्च मेथड बहुत से टीचर्स आपको बताएंगे, उसमें ये करेंगे कि मान लेते हैं कि जो इधर लिक्विड है वो कितना फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा लेकिन इधर से लगाएगा। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये फोर्स लगेगा यहाँ से ऐसे लगेगा। ये जो एफ फोर्स है, इस एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। आप नीचे से लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, या अभी मैंने दिखाया था कि ऊपर से ऐसे लिक्विड फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना है। और अभी मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे ऑलरेडी पता है, वो परपेंडिकुलर टू दिस रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो नीचे से जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ। अब ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये हो गया थीटा, ये थीटा हो गया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा ये कितना है, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। यानी कि ये जो एफ फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एच उसका नाम दे देते हैं। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ एच, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि कॉस थीटा। उसी तरह इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा। एफ कितना है मुझे अभी नहीं पता, मुझे पता करना है कि ये एफ कितना है। अब प्रोजेक्शन मेथड में ये होता है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इस पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने के लिए आप इधर से एक टॉर्च डालिए, ठीक है। ये टॉर्च डालिएगा तो एक वर्टिकल इसका ऐसा शैडो बनेगा। तो इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, इस सरफेस पे, ये जो मैंने एक वर्टिकल ग्रीन सा सरफेस बना दिया है ना, उस सरफेस पे जितना भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो उसके बराबर हो जाता है। अब ये प्रोजेक्शन मेथड क्यों काम करता है मैं अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि FH है फोर्स ऑन दिस सरफेस। अब इस सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा, इस सरफेस का जहाँ पर सेंट्रॉयड हो, सेंट्रॉयड कहाँ पर होगा, अब ये है A और ये है एंगल थीटा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा A cos थीटा, ये तो सबको पता है। तो सेंट्रॉयड कहाँ पर हो जाएगा, A cos थीटा बाई 2 पे हो जाएगा। तो FH की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिख सकता हूँ FH इज इक्वल टू रो जी A cos थीटा बाई 2 इंटू इस सरफेस का एरिया कितना है। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है ना इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका ये डायमेंशन हो गया A cos थीटा और विड्थ तो सबका B है तो B रहेगा ही, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A cos थीटा इंटू B, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस का ये जो प्रोजेक्शन वाला सरफेस है उस प्रोजेक्शन वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा A cos थीटा इंटू B। तो टोटल फोर्स FH कितना हो जाएगा, रो जी A cos थीटा बाई 2 इंटू यहाँ कर देते हैं A cos थीटा इंटू B। तो हमने FH की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मुझे भी प्रोजेक्शन वाला मेथड उतना ठीक नहीं लगता है, टॉर्च वॉर्च जलाने वाला। अगला मैं मेथड बताऊंगा वो इससे ज़्यादा सेंसिबल मेथड है। प्रोजेक्शन मेथड कहाँ से आया उसका ओरिजिन वो अगला मेथड है। अब इस FH की वैल्यू अगर आप ऊपर वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और FH इज इक्वल टू F cos थीटा लिख दीजिए तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। FH की वैल्यू इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करिए तो देखिए एक cos थीटा और यहाँ का cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा दिस F इज इक्वल टू रो जी A cos थीटा बाई 2 इंटू AB, ये मिल जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वही आ गया जो हम लोगों ने पिछले मेथड से फाइंड किया था। रो जी A cos थीटा बाई 2 तो ये हो गया प्रेशर, प्रेशर किस पॉइंट पे, सेंट्रॉयड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट इंटू AB हो गया एरिया। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया। अब इस शैडो और टॉर्च और प्रोजेक्शन मेथड से आगे निकलते हैं और मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बताता हूँ जो मेरा फेवरेट मेथड है। इस मेथड में देखिए क्या करते हैं, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, अब सब जगह तो इसमें लिक्विड ही है ना, तो आप एक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीजिए जो ऐसा है। ठीक है, लिक्विड सब जगह है, ठीक है, लिक्विड ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, यहाँ भी सब जगह लिक्विड है। लेकिन मैं इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को अपना सिस्टम मानता हूँ और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, देखता हूँ कि इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस मेथड को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग कर्व्ड सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली यही मेथड यूज़ करेंगे। मैं केवल इस ट्रायंगुलर शेप के वॉल्यूम में जो लिक्विड कंटेंट है उस पर फाइंड कर रहा हूँ कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लिक्विड किस पे फोर्स लगा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि इस जो शेडेड पोर्शन ऑफ लिक्विड है उस पर फोर्स कौन लगाएगा। उस पर फोर्स लगाएगा ये रेक्टेंगुलर प्लेट, इस डायरेक्शन में धक्का देगा ना उसको, बिल्कुल देगा। क्यों धक्का देगा, क्योंकि पानी उसको धक्का दे रहा है ना। पहले देखिए क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसको पुश करेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, तो जब वाटर इसको पुश करेगा तो ये प्लेट तो शांत नहीं बैठने वाला है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये भी उसको धक्का देगा। ये रेक्टेंगुलर प्लेट बोलेगा कि मैंने भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, तुम मुझ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का ओरिजिन कुछ भी हो, सोर्स कुछ भी हो, तुमने मुझ पे फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, वाटर ने इस पर फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो ये प्लेट भी फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। तो आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेट का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए या फोर्स अप्लाइड बाय प्लेट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, दोनों बात बराबर ही है, बराबर है ना, बिल्कुल सही है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्लेट है, इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इधर से ऐसे लिक्विड ने लगाया, इसका मैग्नीट्यूड F होगा, डायरेक्शन ये होगा। तो आप इस F को फाइंड करिए या आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए कि ये प्लेट है, ये प्लेट भी तो लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स, F फोर्स ही लगाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, डायरेक्शन केवल अलग हो जाएगा। तो ये जो प्लेट है वो लिक्विड पे F फोर्स लगा रहा है, तो अगर मैं कहीं से इस F फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब मैं वही करता हूँ, ये जो शेडेड वॉल्यूम में लिक्विड कंटेंट है इस पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स तो लगेगा इस डायरेक्शन में जो प्लेट लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड F है, दूसरा फोर्स देखिए लगेगा यहाँ से, ये सरफेस है, मान लेते हैं कि ये इमेजिनरी सरफेस है, लेकिन सरफेस भले इमेजिनरी है लेकिन इधर भी तो वाटर है ना, तो इधर जो वाटर का मॉलिक्यूल है इधर के वाटर के मॉलिक्यूल को फोर्स लगाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा,
कितना फोर्स लगाएगा, जो इसका प्रेशर होगा प्रेशर इनटू एरिया कर दीजिए। अब ये एक वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस में कितना फोर्स लगता है सबको पता है। तो जो भी इधर से फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड मैं F1 कर देता हूँ, ठीक है, ये दूसरा फोर्स हुआ। तीसरा फोर्स क्या लगेगा, सोचिए सोचिए सोचिए, एक और फोर्स है। आप किसका FBD बना रहे हैं, इस लिक्विड का। तो जिस लिक्विड का FBD बनाया है उसका तो वेट भी होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा W या mg, लो भाई mg आ जा, ठीक है। तो इस लिक्विड पे, किस लिक्विड पे, ये जो शेडेड ब्लू कलर का लिक्विड है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया इधर से, इसका जो भाई बंधु था वाटर मॉलिक्यूल वो भी लगाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों वाटर वाटर है तो फोर्स नहीं लगाएंगे, न्यूटन की दुनिया में कोई भाईबंदी नहीं चलती है। इधर भी लिक्विड है तो ये लिक्विड भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा F1, और तीसरा वेट तो लगेगा ही mg। अब इन 3 फोर्सेज के कारण ये जो शेडेड ब्लू पोर्शन में लिक्विड कंटेंट है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो आप सीधा सीधा खटाक से ये कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो FV होगा, इस F का वर्टिकल कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू mg, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि दिस FH, दिस विल बी इक्वल टू दिस F1, होना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल होना पड़ेगा। और अभी मैंने यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह करके आपको दिखाया था कि ये एंगल थीटा है, तो FH क्या हो गया था, F cos थीटा, और FV क्या हो गया था, FV इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करिए तो भी आप F की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। F1 फाइंड करना आसान है क्योंकि उसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पर है, तो सेंट्रॉइड पे जितना प्रेशर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, आपको F1 मिल जाएगा। लेकिन मैं उस मेथड का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं FV इजकल टू F साइन थीटा इसका यूज़ करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, FV इजकल टू mg यानी कि वेट ऑफ दिस लिक्विड, और FV इजकल टू F साइन थीटा भी होगा। F फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये जो होगा FV वो होगा F साइन थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट F साइन थीटा जो है वो इस mg को बैलेंस करेगा। तो इससे आप F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ F साइन थीटा, F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो मुझे पता करना है। और ये किस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड है, और रेक्टेंगुलर प्लेट जो फोर्स लगा रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो मैं लिख सकता हूँ F साइन थीटा इक्वल टू mg। अब m कितना होगा, जो भी इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू ए, ये वाला देखिए हाइट जो है, ये हाइट ये हो गया a cos थीटा, ये हो जाएगा a साइन थीटा, यानी कि हाफ a cos थीटा इंटू a साइन थीटा, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इंटू कर दीजिए विड्थ ऑफ दिस इंटू b, इंटू कर दीजिए g, f साइन थीटा, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू mg। m क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, ये पूरा है वॉल्यूम, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ इंटू जी कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा को गोली मारो तो बचा क्या, f की वैल्यू आ गई। तो f की वैल्यू आ गई रो जी a cos थीटा बाई 2 इंटू ए बी। तो देखिए एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गई हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। तो ये तीसरा तरीका है और ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, और यही तरीका मैं यूज़ करूँगा आगे जब मैं कर्व्ड सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँगा। तो इस टॉपिक में एक और कॉन्सेप्ट होता है जो इस लेवल पे नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको टच कर देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जो हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर एट सेंट्रॉइड, जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर प्रेशर। लेकिन ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्या सेंट्रॉइड के थ्रू एक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर आपको फाइंड करना हो कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस जगह से एक्ट करेगा, तो वो सेंट्रॉइड से थोड़ा सा नीचे
होकर के एक्ट करता है। उसका नाम भी होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, जो इस लेवल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप वो समझ लीजिए कि जो फोर्स है उसका अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछा जाए, यानी कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये हिंज विंज लगा हुआ है, तो टोटल जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क में आप R क्रॉस F वगैरह करिएगा तो आप देखिएगा कि जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो टॉर्क मिल रहा है, उस टॉर्क को आप ऐसे लिख सकते हैं R क्रॉस F, वेयर F इज़ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये जो R होगा ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सेंट्रॉइड पे नहीं होता है। उसका लॉजिक यही है कि मान लीजिए कि कोई आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो ऊपर में थोड़ा हल्का है, मास कम है, फिर नीचे मास बढ़ गया, फिर नीचे और बढ़ गया, नीचे और बढ़ गया, नीचे और बढ़ गया, तो इसका सेंट्रॉइड तो कहाँ होगा। सेंट्रॉइड तो सीधे सीधे, अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबा ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो सेंट्रॉइड तो भाई 5 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, नीचे होगा ना, क्योंकि नीचे हेवियर मासेज हैं। वही हाल होता है इस केस में भी, सेंट्रॉइड तो बीचों बीच हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज बढ़ता जा रहा है। तो जब हम लोग इन सारे फोर्सेज के कारण टॉर्क फाइंड करेंगे, तो अगर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमसे पूछा जाए कि इतना ही फोर्स लगा करके इतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको वो फोर्स किस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, तो वो पॉइंट सेंट्रॉइड से थोड़ा नीचे होता है। उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर।